अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। पेट्रोल की कीमतें रातों रात बढ़ गईं। 145 रुपये 82 पैसे पर पेट्रोल फ़ी लीटर जा पहुंचा है। डॉलर वैसे ही बहुत तेज़ भाग रहा है। महंगाई का एक तूफ़ान है पाकिस्तान में। घी की कीमतें, आटे की कीमतें, दालें, सब्जियां, अशिया ज़रूरिया की हर वो चीज़ जो आपके घर में एक ज़रूरत के तहत आती है, वो तमाम चीज़ें महंगी हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूंकि बाहर पूरी दुनिया में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। सब्सिडी भी दी जा रही है और 12 करोड़ आवाम के लिए जो सब्सिडी है वो 166 रुपये फ़ी कस माहाना बन रही है। अब 166 रुपये एक आदमी के लिए नहीं, एक ख़ानदान के लिए अगर 1700 रुपये कहें तो क्या करेगा वो ख़ानदान इस महंगाई के दौर में। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी, वो दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इस वक्त 85 या 86 डॉलर फ़ी बैरल पर पेट्रोल है। इससे पहले पेट्रोल $100 भी क्रॉस कर चुका है, 110 भी क्रॉस कर चुका है, 130 भी क्रॉस कर चुका है। उस ज़माने में पाकिस्तान में 120 तक गई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और फिर उसको रिवर्सल लगा। अब क्या वजह है कि पेट्रोलियम की कीमतें इतनी तेज़ बढ़ी? इस तमाम तर चीज़ों में बिजली भी बढ़ रही है, गैस भी बढ़ रही है, IMF के साथ क्या डील हो रही है उसका हमें कोई इल्म नहीं, लेकिन टैक्सेस वाली भरमार भी है पाकिस्तान में, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। एहसन मेहंदी साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं, नदीम रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मौशियात हैं। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया, तीनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया है। मैं ज़रा एहसन मेहंदी साहब, सर स्टॉक मार्केट इस महंगाई के दौर में भी शानदार परफॉर्मेंस शुरू हो गई है, क्या वजह है सर? लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि एक तरफ मईशत के तमाम एदाद शुमार पलटते जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट आज फिर 47 क्रॉस करती दिखाई दे रही है। देखिए, आई थिंक कि यहाँ पर भी जो है मार्केट्स के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर है और आई थिंक कि इसकी वजह ये भी है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रेशर्स हैं, अपने इश्यूज हैं, लोकल मार्केट के अंदर अपनी कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर तेजी आई थी। जाहिर है ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती, तो सर्टेनली इसके अंदर एक रीजन होता है। इसकी जो बेसिस होती है वो ये होती है कि सर्कुलर डेट क्राइसिस जो है वो हमारा किसी हद तक जो है वो कवर होता है। तो आई थिंक कि जो इस वक्त जो कमोडिटी प्राइसेस का लोकली जो बढ़ना है वो कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जिस तरह OMCs हैं, उनके अपने इश्यूज थे कि जो ये इसकी फंडिंग किस तरह होनी है, ये जो सब्सिडीज गवर्नमेंट को की तरफ से जो है वो दी जा रही हैं। और जाहिर है इसकी हमने स्पीच भी देखी PM साहब की, कुछ सब्सिडीज जो है कुछ तबकात को दी जा रही थी। तो आई थिंक कि ये इसका इम्पैक्ट कम होता है जब प्राइसेस का बढ़ना होता है और जाहिर है इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की जो अर्निंग्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। फिर आगे जो इकोनॉमिक डेटा है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहा है, रेमिटेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रही है, IMF प्रोग्राम में हम चले जाएंगे और फिर स्पेशली जो रुपये की रिकवरी है, ये सारी चीजें जो है इसको हमने अभी मार्केट ने सही तरीके से डिस्काउंट नहीं किया। फिर इसके अलावा जो डेटा हमारे पास आया है, अगर आप देखें बैंकिंग डिपॉजिट बढ़ गए, फिर इसके बाद ऑयल सेल्स डबल डिजिट में उसका ग्रोथ है, सीमेंट सेल की ग्रोथ है डबल डिजिट में। तो आई थिंक कि ये सारी चीजों का पॉजिटिव इम्पैक्ट आना था। कॉर्पोरेट रिजल्ट जो है अगर हम देखें तो वो रिकॉर्ड रिजल्ट हैं, ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड अगर देखा जाए। तो आई थिंक कि एक्सपोर्ट के भी नंबर्स हैं, 25% से ज्यादा ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर देखी जा रही है। तो ये बहुत सारी फंडामेंटल पॉजिटिव चेंजेस है जिसकी वजह से मार्केट तेजी दिखा रही थी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने इश्यूज हैं, ऑयल प्राइसेस कल गिरी हैं 5-7% जो है 1-2 दिन में गिर गई हैं, जिसकी वजह से इन ऑयल सेक्टर के अंदर स्पेशली जो है वो प्रेशर देखा गया। ठीक हो गया। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा सर कि कारोबारी सूरत हाल क्या है और इस वक्त कारोबारी तबका वैसे ही देख रहा है जैसे आवाम देख रही है इस बढ़ती महंगाई को और इस अजीबो गरीब मैशत के अदाद शुमार जो हम तक पहुंच रहे हैं उसको? क्या आप तमाम तर हजरात वैसे ही देख रहे हैं सारी चीज़ों को? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सच टीवी का जिन्होंने इस अहम तरीन मौजू पे मुझे ऑनलाइन लिया। थैंक यू वेरी मच। कारोबारी हजरात की आप बात करें तो इस वक्त जो रात के अंधेरे में एक शख्स खून मारा गया, मैं तो यही कहूंगा उसने तो कमर तोड़ के रख दी है कि आप एक दिन पहले इतना बड़ा पैकेज 120 अरब का पैकेज दे रहे हैं और उसमें सब्सिडी दे रहे हैं एक मुतवसत तबके को, गरीब तबके को, और इतना नहीं आपने किया कि यार चलो कम से कम हफ्ता 10 दिन ही हम इंतजार कर रहे हैं, उसी दिन रात को आप
एक पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बिल्कुल बॉम्ब करा दिए कारोबारी तबके पर। कारोबारी तबका जो है वो पहले ही पिसा हुआ था, वो पहले ही सड़कों पे था, पहले ही इश्यूज जो है उसके रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। टैक्स के मामला देख लें, पीओएस का मसला देख लें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू देख लें, तो अब उसके बाद फिर ये एक सडन आप पाक रुपीस की डिवैल्यूएशन देख लें। मतलब हम कहाँ पे क्या चीज प्लान करें कुछ समझ नहीं आ रही। आप बजट बनाते हैं जब पाकिस्तान का, या वो उस पे आपने किस रेट पे आपने बजट बनाया, अब आप विद इन 7 मंथ्स देख लें कि वो कहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, किस चीज की हम प्लानिंग करें, किस चीज को हम लेके चलें। मतलब हम अब अवाम तो जो पिस रही है, जो उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी 2 साल से काम बंद करके बैठे हुए थे कोविड की वजह से, और अब आके हम पे कॉन्स्टेंटली जो बम्बार्डमेंट हो रही है, कभी एफबीआर की तरफ से, कभी गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर गॉड सेक, वी आर द पीपल हु आर रनिंग दिस कंट्री, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को रन कर रहे हैं हम। हमें आप लोग ऑन बोर्ड लेते नहीं है, और सोचे समझे बगैर आप इस तरह के उसमें लगा देते हैं। कभी पेट्रोलियम प्राइसेस 1 महीने के अंदर 30 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस, मतलब कहां से सस्टेनेबिलिटी आएगी, कहां से कोई चीज प्लान होगी, कहां से हम बिजनेस करेंगे। तो इट इज एट द मोमेंट वी आर, मतलब के जो मैं कहूँ कि बहुत ही मखदूश हालात हैं। और कारोबारी लोग अगर सड़कों पर जिस टाइम आए तो वो फिर समझे कि दिस इज, मतलब बिल्कुल आखिरी चीज होती है जब एक कारोबारी बंदा सड़क पे आता है। अच्छा, ये हर नदीम साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये बिल्कुल आखिरी चीज होती है जब कारोबारी तबका सड़कों पर आ जाता है, क्योंकि वही तबका इस मुल्क की मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। हमने भी जो चीज़ खरीदनी है वो दुकानदार से जाके खरीदनी है, तो जाहिर है वही दुकानदार है जिसने टैक्स भी आगे पे करना है, और हमसे भी लेना है सेल्स टैक्स की मद में, या इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस हैं उसकी मद में। अच्छा राना साहब, सर 1 साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 35 रुपये 13 पैसे बढ़ी हैं। सर जो डेफर्ड पेमेंट्स पर हम पेट्रोल लेते हैं, ज़रा मुझे समझाइएगा बीइंग स्टूडेंट कि डेफर्ड पेमेंट्स पे पेट्रोल लेने का हमें क्या फ़ायदा होता है। डॉलर की कीमत जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से छलांग मार देती है ऊपर की तरफ, तो फिर बैनुल-अक़वामी मंडियों से तेल जो आता है हम तक, वो क्यों इतना महंगा हो जाता है? क्या उसकी वजह डॉलर है? और फिर जो पाकिस्तान भर में लेवी ड्यूटी वाला एक मामला है जिसको गवर्नमेंट ने ज़ाहिर बढ़ाना था, वो IMF की एक डील का हिस्सा, जो खबरें आ रही हैं छुपी हुई, उसमें तो यही बात सामने आ रही। तो सर ये जो 3 चीज़ें हैं ये थोड़ी सी बयान कीजिएगा। देखिए, डेफर्ड पेमेंट का तो सिंपली ये मकसद है कि जो आज आपने तेल खरीदा है उसकी पेमेंट आप 6 महीने बाद या साल बाद करेंगे। हुकूमत डेफर्ड पेमेंट की वजह से ये नहीं कर सकती कि आज का रेट जो है वो आज ना चार्ज करे। हुकूमत को अपने पैसे तो पूरे आज ही करने होते हैं, वो पेमेंट सिर्फ उनको डिले करके वो वापस कर सकते हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें जो है वो पहले भी $80 पे भी रही, $110 पे भी रही, तो क्या वजह है कि आज हम लोग जो है 145 के करीब जो है वो रिटेल में पेट्रोल जो है वो बेचते हैं? उसकी सबसे मेजर जो वजह है वो रुपए की कदर को गिरना है, और रुपए की कदर तकरीबन 12 से 13% तो सिर्फ मई से लेके अभी अक्टूबर नवंबर में हम बैठे हैं, ये इन चंद महीनों में 13% जो है रुपया डिवैल्यू हुआ, और आपने देखा 175 तक ये टच किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि जब से इन्होंने सऊदी जो है वो बोरोइंग की 4.2 बिलियन का जो पैकेज सऊदीज ने दिया, उससे ये कोई मामला जो है संभला है। देखिए, ये जो बोरोइंग सऊदिया से की, अगर ये 3 महीने पहले कर लेते तो शायद जो रुपया है वो पहले ही थम जाता और इतना ज्यादा इसमें गिरावट ना आती। देखिए, हमें सबसे जो आलमी मंडी है उसमें जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो $84-85 पर बैरल पे भी गई थी, अब तो $3-4 नीचे आ चुकी है। तो फिर भी पेट्रोल यहाँ महंगा इसलिए हो रहा है कि हुकूमत ने हदफ रखा हुआ था कि उन्होंने 610 अरब रुपया लेवीज में इकट्ठा करना है, वो अभी तक वो शुरू नहीं हुआ था इकट्ठा होना, क्योंकि वाकई हुकूमत जो टैक्स चार्ज कर रही है और लेवी चार्ज कर रही है वो कम तरीन सतह पे कर रही है, लेकिन वो भी शुरू हो गया सर। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, आप तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा डॉलर पे थोड़ी सी बात और करनी है कि एक इसका फॉर्मूला होता है, मे बी वो ज़रा जानने के लिए कि डॉलर हेजिंग क्या चीज़ होती है, अगर इसके तहत आप अपनी करेंसी की फ्लक्चुएशन जो हो रही है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किया जाता? फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत क्यों छोड़ दिया जाता है डॉलर को हमारे यहाँ? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा डॉलर की बात हो रही थी। डॉलर की कीमतें बढ़ने से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ये आप तमाम तर लोगों को अब अंदाज़ा भी हो रहा है और हम भी इस पर ही बात करें। राना साहब कुछ कह रहे थे। राना एहसान अफजल खान साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा था, देखें इस साल जो हमारी डॉलर की आउटफ्लो है, जो हमने वापस करने हैं लोन, वो 12.3 अरब यूएस डॉलर के हैं, और जो हमारे इनफ्लोज हैं, जो हमने मुख्तलिफ एजेंसीज जिस तरह IMF, वर्ल्ड बैंक से जो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज हैं, वो 17.2 अरब यूएस डॉलर के हैं। और इसी के अंदर हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी एडजस्ट किया हुआ था, जो बजट दिया था। लेकिन क्योंकि अब लग ऐसे रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 10 अरब यूएस डॉलर से भी बढ़ के कोई लोग 13-14 अरब यूएस डॉलर भी कह रहे हैं, तो अगर आप डॉलर की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर लेते हैं तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहता है। जिस तरह अभी ये सऊदीया से 4.2 बिलियन यूएस डॉलर का पैकेज लेके अगर ये पहले ले आते तो ये इंस्टेबिलिटी इतनी ना होती। तो हुकूमत को डॉलर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। उसका आगे जो एक मरहला है वो IMF के साथ स्टॉक्स रिज्यूम का है, वो अगर हो जाती है तो मैं समझता हूं कि डॉलर स्टेबल रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो इन्होंने बजट किया था उससे जो ऊपर होगा वो डॉलर्स को इंश्योर जरूर करना पड़ेगा उनको। अगर चाइना से बोरोइंग कर सकते हैं वो जाके जिस तरह सऊदीया से करके आए, वो अगर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ डॉलर जो है वो नीचे भी आ सकता है, उसकी जो वैल्यू है। ठीक है एहसन मेहंदी साहब, सर डॉलर हेजिंग क्या इस फिनोमिना के तहत जो फ्लक्चुएशन है हमारी करेंसी की उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, यू आर राइट कि हेजिंग की जा सकती है, बट जाहिर है IMF के प्रोग्राम के अंदर हम हैं इस वक्त, और आई थिंक कि उस प्रोग्राम के अंदर इस वक्त तो नहीं हमें कोई ऐसी परमिशन है कि ये हेजिंग जो है SGP की तरफ से जो है वो की जाए। अब ये तो कुछ खबरें जो है बाजार में आती है कि इंटरवेंशन होती है, और इंटरवेंशन जो है वो फिर हमें कोई 1-2 महीने के बाद पता लगता है कि इंटरवेंशन है। बट आई बिलीव IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो हमारी करेंसी हेज नहीं होती, और जाहिर है डिमांड सप्लाई की बेसिस पर जो है वो ये स्पेकुलेशन चलती है। अब जब जैसे हमें रिसीव हुआ 4.2 बिलियन डॉलर का जो पैकेज रिसीव हुआ, उसके बाद हमने देखा कि रुपये ने सिग्निफिकेंटली रिकवर किया है। अब आज की खबर को इतनी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, बट जाहिर है हमने देखा कि कुछ दिन तक जो है ये बेनिफिट रुपये को मिलता चला गया। अब अगर इसको हेज करते हैं तो जाहिर है इसको हम जो है वो इसकी अलाउंस जो है वो हमें IMF की तरफ से चाहिए, और जो मुहरकात वहां से जो हमें अभी आने लगे हैं जिसमें ट्रेजरी अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी भी हमें इस पैकेज को 1 बिलियन डॉलर की जो हमें रिसीट रिलीज होगी उसको जो है वो पूरा करना है। इनिशियली तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो हमें जो है वो बढ़ानी पड़ी, और फिर उसके बाद आगे जाकर हमें देखना पड़ेगा कि वो सर्कुलर डेट क्राइसिस को खत्म करने के लिए हमारे कैसे ऐसे स्टेप्स होंगे जो हमें और वक्त के साथ नजर आएंगे, कुछ ऐलानात के साथ नजर आएंगे, और कुछ जाहिर मोस्ट प्रोबेबली कुछ पैकेजेस भी मिलेंगे जिसको मिलने चाहिए मुस्तहिक लोगों को। बट अपेरेंटली हमें ये नजर आता है कि आने वाले टाइम्स काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। ट्रेड डेफिसिट को अगर हम देखें, या फिर जो हमारे जो मामलात हैं IMF के साथ, उसको देखते हुए सर्कुलर डेट क्राइसिस को खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारी रुपी डेप्रिसिएशन के बाद हमारी एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिव होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। तो फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ सेल्स डेटा भी अच्छा नहीं आ रहा, सीमेंट की सेल्स भी वीक हो रही हैं, फिर इसके अलावा जो हमारे जो इंपोर्ट नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं, उसको खत्म करने के लिए काफी ऐसे इकदाम हैं जो गवर्नमेंट को आगे जाकर जो है वो लेने। ठीक है नदीम साहब, सर इंडस्ट्री की सूरत हाल जो मुलेका इंडस्ट्री है रावलपिंडी से क्या है? गैस बिजली इंतहा दर्जे की महंगी है, तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव ना रहे, एक तो डॉलर का इन्फ्लुएंस है ही है, जब प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव ना रहे क्या हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे किसी वक्त? सर बात यह है कि डॉलर की अगर हम पहले बात करें ना, तो मैं ये यहाँ पे जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, नो डाउट कि रोशन डिजिटल अकाउंट का ये जो रोशन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। अब इससे पैसा तो बहुत आ रहा है बाहर से, मगर अब अनफॉर्चुनेटली दिस ऑल मनी इज पार्क्ड, मतलब ये कोई उसकी ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही। अब मेरा पहले भी मौकफ ये रहा था कि आपकी इस वक्त एक्सपोर्ट्स नो डाउट बहुत अच्छी हुई हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में हमने बहुत ज्यादा बूम किया है और 24 आवर्स हमारी मिल चली हैं। अब ये जो मर्रात आपने टेक्सटाइल को दी है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी है, ये हम बाकी सेक्टर्स को भी देखें, इंडस्ट्री को देखें। जब तक कि आप इंडस्ट्री को फोकस नहीं करेगी, गवर्नमेंट का फोकस नहीं रहेगा, तो ये आपकी बाकी इकोनॉमी रिवाइवल नहीं होगा। और जहां तक बात है आपकी कि जी डॉलर की, तो डॉलर तो आपको पता है कि हम इस वक्त
कम से कम जो कर सकते हैं वो तो करें ना। हम इंपोर्ट जो सी हमारी है, जो गैर जरूरी इंपोर्ट है, उसको बंद किया जाए। अच्छा जो नदीम लग्जरी साहब, आइटम्स है नदीम उस पे साहब टैक्सेस एक बढ़ाया चीज, जाए, नदीम उसको साहब कर। एक चीज, माजरत यहाँ पे आपको रोकना इसलिए पड़ रहा है कि मैं एक चीज, एक सवाल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन अगर आपने अपना इंपोर्ट बिल देखा हो, आप तो बड़ा बेहतर जानते हैं, वो डबल हो गया है, उसकी फिगर इतनी तेजी से बढ़ गई है। अगर हम अपने इंपोर्ट बिल को ही नहीं रोक पा रहे तो हमारे लिए जो एक्सपोर्ट की सूरत हाल है जो रुक जाती है 25 अरब डॉलर तक, या इससे आगे नहीं हम कर पाते हैं, तो हम यहीं तक आके आखिरी हद हो जाती है 25-26 तक। तो ये बताएं कि सर इंपोर्ट बिल इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह और ये चीज़ें भी तो बढ़ेंगी ना। सर बिल्कुल यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने इंपोर्ट के जो है उस पर कंट्रोल करें, अपने लग्जरी आइटम्स हैं उस पर आप काबू रखें। आप गैर जरूरी जो इंपोर्ट है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, और ये बड़ा इजीली गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए, ये हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपकी लोकल इंडस्ट्री तब तक फ्लरिश नहीं कर पाएगी जब तक कि आप गैर जरूरी चीजों को बाहर से इंपोर्ट करने से नहीं रोकेंगे। आपकी इस वक्त और अपने ना अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। आप जो इंसेंटिव दे रहे हैं दूसरी इंडस्ट्री को, आप कम से कम एक हमारी मेन इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें। जब तक इंसेंटिव नहीं आएगा, जब तक उनको लूप में नहीं रखा जाएगा, तो हमारी लोकल प्रोडक्शन जो मेड इन पाकिस्तान, जो हमारा हमेशा से एक रहा है, पिंडी चैम्बर का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मेड इन पाकिस्तान, वो मेड इन पाकिस्तान कब होगा? जब आप उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आसमान पर चली जाएगी। तो ये इन चीजों को जो है ना एड्रेस करने की जरूरत है बहुत शिद्दत से। अच्छा राना साहब, सर ये चीज़ें हम एड्रेस करने की ज़रूरत तो है, लेकिन वक्त नहीं रह गया अब। 1.5 साल में क्या गवर्नमेंट इन सारे चैलेंजेस से निबर्द आजमा होगी, या फिर उन चैलेंजेस से निबर्द आजमा होगी जिसके लिए गवर्नमेंट शुरू से नारा लगाती रही है एहतसाब का? अब हम एक अजीब से मंगधार में फंसे हैं और वो है सबसे बड़ा मसला महंगाई। अगर महंगाई गवर्नमेंट सिर्फ स्पीचेस के ज़रिए ही, जैसे मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, उनका कहना था कि मुर्गी मिल रही है 252 रुपये की, लेकिन ऐसा चलें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो सवाल आपसे यहीं से कंटिन्यू करूँगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कुछ बात भी करनी थी, लेकिन इतनी देर में हमें जाहिद गिशकोरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है। जाहिद भाई की स्टोरीज जब आती हैं तो बड़ा तहलका मचता है। एक बड़ी स्टोरी बहुत तेज़ी से फैल रही है, मैं चाहूँगा जाहिद भाई से ही पूछ लेते हैं कि मामलात है क्या। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। जाहिद गिशकोरी साहब, आपकी जो स्टोरी है उसमें ये है कि जो खुर्दनी तेल है उसकी कीमतें जैसे जैसे बढ़ी, उससे 300 अफराद को मार्केट के मुताबिक 1500 अरब रुपए का इजाफी फायदा हुआ। तो सर ये कैसे हुआ? देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, सिर्फ अगर हम खुर्दनी तेल की बात करें, इसकी कीमत 160 रुपए थी अगस्त 2018 में। अब इस वक्त ओपन मार्केट में जब हम बात करें तो ये लगभग 370 रुपए, जो कि कम अज कम मजमूई रेट है। अदरवाइज मार्केट में अब 400 पर केजी चला गया है। और इसी दौरान ये जो मैंने तहकीक की है उससे ये बात साबित हो रही है कि कम अज कम 190 अरब रुपए का इजाफी प्रॉफिट कमाया गया है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेल डीलर्स हैं और मिडलमैन हैं, जो इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए। और ये ओवरऑल जो आपने बात की, ये 1500 अरब रुपए की एक मजमूई मार्केट है घी की पाकिस्तान की, जिसमें कम से कम 300 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि 90% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं कुकिंग ऑयल और घी बनाने के लिए, ये जो नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक का दौरानिया है, इंटरनेशनल मार्केट जो थी वो बिल्कुल नीचे चली गई थी। यानी कि $750 अगर पर टन इंटरनेशनल मार्केट थी पाम ऑयल की, वो नीचे डाउन होके $518 तक चली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा जो गजब नजर आता है आवाम के लिए कि
प्राइसेस थी कि वो कम नहीं की गई। इस दौरानिए में कीमतें इधर से बढ़ती रही, इंटरनेशनल मार्केट से कम होती रही। इसी तरह से ये तनासब रेशो देखें, जो ये सरकार का अपना डेटा है जो हमने तहकीक की है। अपना डेटा ये बताता है कि प्रॉफिट जो मार्जिन था पर केजी वो 52 रुपए का था जब ये हुकूमत आई थी। उसके बाद ये मार्जिन बढ़ गया। ये जो दौरानिया मैंने आपको बताया है, ये मार्जिन 116 रुपए पर केजी इजाफी प्रॉफिट के तौर पर सामने आता है। 82 रुपए, 86 रुपए, फिर थोड़ा सा डाउन होता है 81 रुपए। इनके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम हुई, प्रॉफिट मार्जिन कम हुई, की कीमतें ऊपर जाती गई। तो ये जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में जिनके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो इस प्रॉफिट में, और दूसरे जो ताजर हैं का कारोबार करते हैं। और मजे की एक अहम बात यह है कि इसमें हुकूमत में भी लोग, इवन एक दो कैबिनेट मेंबर हैं जिनकी घी फैक्ट्री या उनके फादर इन लॉ की, तो ये वो इजाफी प्रॉफिट है जिस तरह चीनी पे कमाया है इसी तरह से आप घी पे। और घी क्योंकि आपको पता है हर एक डिमांड है, और पाकिस्तान में 5.5 अरब किलोग्राम कंज्यूम होता है एक साल में। अगर आप 1 रुपया या 2 रुपए कीमत बढ़ाते हैं या इजाफी प्रॉफिट लेते हैं तो बात अरबों में चली जाती है। तो इस तरह से ये रेशियो जो आजकल चल रहा है उससे 70 करोड़ रुपए आप यूं समझिए आवाम को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको रोजाना की बुनियाद पे एक टीका लग रहा है जो कि इजाफी चार्जेस हैं। यार जाहिद भाई, ये तो बड़ी स्टोरी है और ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। मैं बड़े हैरान हो रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के एदाद-ओ-शुमार हैं, गवर्नमेंट के हाथ से निकले हुए एदाद-ओ-शुमार हैं। देख नहीं रही गवर्नमेंट को नहीं नज़र आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसकी जिम्मेदारी किसी पे तो डालनी पड़ेगी हमें, कि कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। यार अगर आप बिजली की मद में 70 करोड़, 90 करोड़, 80 करोड़ का बोझ लाद देते हैं आवाम पर, फिर महंगाई की मद में लाद देते हैं, गफलतों का बोझ आवाम पे लाद देते हैं, जब आप LNG नहीं मंगवाते, तो अलग अलग मामलात हैं। राना साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी राना साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा चलें नदीम साहब, मैं आपका कमेंट इस पे ले लेता हूं, चूंकि आप खुद प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो आप तो डायरेक्ट ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर इस पे कमेंट करेंगे? बहुत बड़ी स्टोरी है वैसे ये जाहिद भाई की। नहीं, जाहिद साहब ने जो अभी बात की है, नो डाउट इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर जितने बुलंदो बाग दावे किए गए थे कि जी उन चीजों के बरक्स ये भी अगर वही कुछ करेंगे तो फिर डेफिनेटली चीजें वही वाली बात है ना कि कहीं पे लीकेज है, कहीं पिलफरेज है। और वो चीजें ये साबित कर रही हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद चीजें आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो इट इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि सफर सबसे ज्यादा आवाम कर रही है या बिजनेस कम्युनिटी कर रही है। आपने बात की इन सारी मामलात की कि जो बिजनेस कम्युनिटी के इस वक्त इशू है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये बात करूंगा कि जी आप लोग सिर्फ जो हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोगों को ऑन बोर्ड लें। आप लोग अपने तौर पे ये चीजें डिसीजंस मत लें। आप पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने बात की कि जी अभी इस वक्त बहुत सारा मसला हम लोगों का जो बिजनेस कम्युनिटी में बर्निंग इशू है POS का है, वो जबरदस्ती हम पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सेल टैक्स का इशू बहुत बड़ा है। हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि इसको सिंगल डिजिट में लाना चाहिए। आपने अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, आप ना कि आप और ऑलरेडी जो टैक्स दे रहे हैं उनको आप निचोड़ी जाएं और उनको दिन ब दिन आपको तंग करी जाएं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप ठीक, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है नजीम साहब। चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूंगा जरा ज्यादा सवालात हो जाए। राना साहब आपका इनपुट। देखें, ये गवर्नेंस का इशू है, ये गवर्नमेंट की मैनेजमेंट और उसका मुख्तलिफ मार्केट्स पे ओवरसाइट कितनी अच्छी है और फिर कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, ये उसका मैटर है। आपके पास कंपटीशन कमीशन है, आपके पास और ऐसे अदारे हैं जो इन चीजों को चेक कर सकता है कि कोई जो है वो गैर बहुत सुपर प्रॉफिट्स तो कोई कंपनी नहीं ले रही कंज्यूमर्स की राइट्स को वायलेट करते हुए। तो अगर ये कंट्रोल्स नहीं होंगे, अगर हम होर्डर्स को नहीं रोकेंगे,
तो जो पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो दुगनी है। और ये हो रही है राना साहब, ये हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, जो चीजें आ रही हैं सामने उससे हो रहा है। जाहिद भाई जाहिद भाई उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट क्या है अरसलान? वो ये है कि पूरे खित्ते में 4 से 5% पे इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में 9% पे 9 से भी ज्यादा है सर। 9% तो पता नहीं किसके पास है, यहाँ तो 12-13% की इन्फ्लेशन के रेट्स इंटरनेशनल आपकी फेंच मोडीज और ऐसी रेटिंग एजेंसीज दे रही हैं। जाहिद भाई ये बताइएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार है इन चीजों में? देखिए, मैंने जिससे आपने स्टोरी में बताया है कि रेगुलेटर्स जितने हैं, जिसका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या फिर एक प्रॉफिटेरिंग होल्डिंग एक्ट है, जितने रेगुलेटर्स हैं, जिसके इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन है, वजीर आजम ने खुद फरवरी 2020 में नोटिस लिया था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल है वो इतना ड्रामेटिकली नीचे आया है इसका, और फिर हुकूमत ने सब्सिडी और दी है, इस पर घी पर सब्सिडी दी थी और 4 महीने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कट किया था। ये एक ट्रिपल रिलीफ मिलना चाहिए था कंज्यूमर को, उस पे रिलीफ ट्रांसलेट नहीं हुआ आवाम को। घी प्रॉफिट बढ़ता गया इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से, उस पर वजीर आजम ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कि आप सीसीपी को, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका बेसिक जॉब ही यही है अंडर द लॉ, कि जहाँ वो समझती है कि अनड्यू प्रॉफिट जो कि 4% से ज्यादा प्रॉफिट जा रहा है, ठीक, उस पर नोटिस लेना चाहिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और मिनिस्ट्रीज ने इस पे काम किया, नोटिस वगैरह किए, लेकिन रेगुलेटर्स बिल्कुल बेबस हैं। रेगुलेटर्स बिल्कुल बेबस है, ये है सबसे बड़ा मसला। जाहिद गिशकोरी सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा नाम, हमारे साथ मौजूद थे, उनकी स्टोरी थी, उन्हीं से पूछी। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब। नदीम रऊफ साहब, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और राना एहसान अफजल खान साहब हमारे मौशियात हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती साहब भी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।